नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी सिलेक्शन सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स, उसमें जो सेक्शन ए चल रहा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसका जो पार्ट 3 है, आज पार्ट 3 हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। महाभाष्य जो है वो ग्रामर की पुस्तक है, मतलब व्याकरण की पुस्तक है। अब आपको पता होगा जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें 6 वेदांग टोटल बताए गए हैं। कितने? 6 वेदांग बताए गए हैं। इन वेदांगों को क्या क्या नाम दिया जाता है आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो पहले वेदांग का नाम है उसका नाम है शिक्षा, उसका नाम है शिक्षा। दूसरा जो वेदांग है उसका नाम है ज्योतिष, उसका नाम है ज्योतिष। जो तीसरा वेदांग है उसका नाम है कल्प, और जो चौथा वेदांग है उसका नाम है व्याकरण। जो पांचवा वेदांग है उसका नाम है निरक्त, निरक्त आप नोट करते चलिएगा। और जो छठवां वेदांग है उसका नाम है छंद। ये 6 तरीके के जो वेदांग हैं इनका जो उल्लेख है वो किया गया है। और इसमें से जो आप ये देख रहे हैं ना व्याकरण, जो चौथे नंबर पे जो व्याकरण है, इसकी जो पहली पुस्तक है व्याकरण से रिलेटेड, जो पहली पुस्तक है वो पहली पुस्तक लिखी थी, जो पहली पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है अष्टाध्यायी। जो पहली पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। और जो अष्टाध्यायी है उसकी जो रचना की थी, उसकी रचना किन्होंने की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाणिनि एक रचनाकार थे, उन्होंने इसकी रचना करी थी, ठीक है। और फिर आगे चल के एक पतंजलि एक रचनाकार हुए, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम पतंजलि था, जिनका नाम पतंजलि था। इन्होंने व्याकरण से रिलेटेड एक और ग्रंथ लिखा था जिसको पहला टीका ग्रंथ बोला जाता है, उसका नाम था महाभाष्य। उसका ही क्या नाम था? उसका नाम था महाभाष्य। तो इसलिए ये व्याकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। जो मनु स्मृति है वो सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। और ये जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति पर 3 टीकाएँ लिखी गई थी। मनु स्मृति पर 3 टीकाएँ जो हैं वो लिखी गई थी। 3 टीकाएँ कौन कौन सी थी? आप नाम नोट कर सकते हो। पहली जो टीका थी उसका नाम था मनवर्थ मुक्तावली, मनवर्थ मुक्तावली। इसकी जो रचना है, इसकी रचना की थी कुल्लुक जी ने, कुल्लुक जी ने इसकी रचना की थी। और जो दूसरा टीका है उसका नाम है मनुभाष्य, उसका नाम है मनुभाष्य। और इसकी रचना जो थी, इसकी रचना किन्होंने की थी? मेधातिथि ने, मेधातिथि ने इसकी रचना की थी। और जो तीसरा टीका है, जो तीसरा टीका है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मनु टीका, उसका नाम है मनु टीका। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी गोविंद राज ने। किसने की थी? गोविंद राज जी ने इसकी रचना की थी। तो ये 3 के तीनों मनुस्मृति पे आधारित जो टीकाएँ लिखी गई थी उनका नाम हो गया। और जो ये जो दिया गया है मनुस्मृति, मनुस्मृति में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो आप याद रखिएगा, मनुस्मृति में ना सामान्यतः समाज की जो व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ और नोट करिएगा, जो मनुस्मृति में ही ना एक नदी गुजरात में बहती है, आपको पता होगा, सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी। और एक और नदी वहाँ पे बहती है जिसका नाम है दृष्टद्वती नदी, दृष्टद्वती नदी। ये जो 2 नदियाँ बहती हैं, इनके बीच का जो स्थान बसता है, उस स्थान को ये जो मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति में किस नाम से जाना जाता है? इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो ये मैंने अभी बताया था, मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मेधातिथि थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति में सरस्वती और द्रुति
द्रुतद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? मैंने बताया था ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी। मनुस्मृति किससे संबंधित थी? मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, महाभारत को सतसहस्री संहिता के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है, भारत नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम महाभारत के हो गए, एक सतसहस्री संहिता और दूसरा नाम हो गया भारत। ये हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? महाकाव्य ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस श्रेणी में आता है? ये स्मृति के इतिहास वर्ग में इसको रखा जाता है। स्मृति के इतिहास वर्ग में इसको रखा जाता है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जो महाभारत के लेखक हैं, वो लेखक किसको माना जाता है? वेदव्यास जी को महाभारत का लेखक माना जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो रामायण दे रखा है, रामायण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। जो रामायण, देखो महाभारत भी महाकाव्य है, रामायण भी महाकाव्य है। और रामायण जो महाकाव्य है, इसको किन्होंने लिखा था? इसकी जो रचना है, कहा जाता है इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इसकी जो रचना है किन्होंने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। और रामायण के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इसमें रामायण में ही 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण का भी एक दूसरा नाम है। इसको किस नाम से बोला जाता है? इसे बोला जाता है चतुर्विंशति साहिनी संहिता। साहिनी संहिता, इस नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये किस चीज़ के संकेतक हैं? इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। ये किससे संबंधित है? ये पुराणों से संबंधित हैं। ठीक है, एक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अमरकोश एक ग्रंथ है। अमरकोश एक ग्रंथ है। अमरकोश ग्रंथ में प्राचीन समय में पुराणों के कितने लक्षण माने जाते हैं? ये इसका नाम भी नोट करिएगा, अमरकोश। अमरकोश ग्रंथ में जो पुराण है, पुराण के 5 लक्षण माने जाते हैं। कितने लक्षण माने जाते हैं? 5 लक्षण। उन 5 लक्षण के नाम और उनका मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। जो 5 लक्षण माने जाते हैं उसमें से जो पहला लक्षण है उसका नाम है सर्ग, और सर्ग का मतलब होता है दृष्टि। सर्ग का मतलब क्या होता है? दृष्टि। जो दूसरा लक्षण है, दूसरे लक्षण का क्या नाम है? प्रतिसर्ग। दूसरे लक्षण का क्या नाम है? प्रतिसर्ग। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रलय या पुनर्जन्म। पुनर्जन्म इसका नाम होता है। जो तीसरा लक्षण है वंश। तीसरे लक्षण का क्या नाम है? वंश। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इसमें देवता व ऋषियों की सूची दी गई है। ऋषि की सूची दी गई है। ये 3 हो गए। जो चौथा वंश है, चौथे वंश का नाम है मनवंतर। चौथे वंश का नाम है मनवंतर। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है इसमें 14 जो मनु जी के काल हैं, 14 जो मनु जी के काल हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। और जो 5वां लक्षण है, 5वें लक्षण का क्या नाम है? 5वें लक्षण का नाम है वंशानुचरित। 5वें लक्षण का नाम है वंशानुचरित। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र। सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र। ठीक है, ये 5 लक्षण हो गए। अब डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो 5 लक्षण है इसमें वर्णन किस किस चीज़ का किया गया है। ये सर्ग है, प्रतिसर्ग है, दूसरा लक्षण, तीसरा वंश है, चौथा है मनवंतर, फिर है वंशानुचरित संकेतक। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। ये जो सर्ग लक्षण है, इसमें क्या किया गया है? इसमें पंच महाभूत के बारे में, इंद्रिय गण के बारे में, बुद्धि आदि तत्वों के बारे में, इस बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन इसमें सर्ग में किया गया है। और जो दूसरा नंबर है प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग में किसका वर्णन किया गया है? प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन किया गया है। और जो तीसरा है वंश,
वंश में किसका वर्णन किया गया है? वंश में सूर्य, चंद्र आदि वंशों के बारे में बताया गया है। जो चौथा है मनवंतर जो लक्षण है, मनवंतर लक्षण में क्या किया गया है? मनवंतर लक्षण में मनु जी के बारे में, मनुपुत्र देव के बारे में, सप्तऋषि के बारे में, इंद्र जी के बारे में और भगवान आदि के अवतारों के बारे में उनका वर्णन किया गया है। और जो लास्ट है, पांचवा जो लक्षण है, उसका क्या, उसमें क्या वर्णन किया गया है? उसमें प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर और नोट कर लीजिएगा। जो पुराणों की जो कुल संख्या है, पुराणों की जो कुल संख्या है उसकी संख्या है 18। ये आपको याद होना चाहिए। और जो पुराणों के जो रचयिता हैं, उनके रचयिता का नाम क्या है? उनके रचयिता का नाम है लोमहर्ष। लोमहर्ष जी ने, और इनके एक पुत्र हुए थे, उनके पुत्र का नाम था उग्रछता। इनके रचयिता कौन थे? लोमहर्ष नाम के एक रचनाकार थे, उन्होंने भी इसकी रचना की थी। और इनके पुत्र हुए थे उग्रछता, इन्होंने भी इसके बारे में कुछ रचनाएं इन्होंने भी की थी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिएगा। जो वायु पुराण है, जो वायु पुराण है, वायु पुराण का अगर इसमें वायु पुराण में जो इस समय आपकी बह रही है महानदी, महानदी को इसमें वायु पुराण में एक अलग नाम से जाना जाता था। उसका नाम क्या था? क्वेश्चन पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। इसका जो दूसरा नाम था, उसका दूसरा नाम था नीलोत्पला। नीलोत्पला। तो पूछा जाए वायु पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता था, तो आप याद लिख लेंगे, नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता था। और किस पुराण में ये बताया गया है? ये वायु पुराण में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन आ गया। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18। यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस में बताया गया है? मैंने बताया था वायु पुराण में बताया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017-18 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ दे रखे हैं, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ दे रखा है अभिलेख और दूसरी तरफ दे रखा है शासक। तो इसमें देखते चलिएगा। जो अभिलेख है, नासिक का जो अभिलेख है, नासिक के अभिलेख में गौतमी पुत्र के बारे में बताया गया है। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, इसमें खारवाल के शासक के बारे में बताया गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसके बारे में और डिटेल आगे बताएंगे खारवेल के बारे में। तीसरा जो अभिलेख है भितरी अभिलेख, क्या इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है? तो नहीं। भितरी जो अभिलेख है इसमें स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है। जो स्कंदगुप्त जी थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और आप पूछोगे कि पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख फिर किस में मिलता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, एक अभिलेख है एहोल, एक अभिलेख है एहोल। एहोल में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और लास्ट है गिरनार। गिरनार अभिलेख में किसके कौन से शासक के बारे में वर्णन किया गया है? रुद्रदामन प्रथम के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है लिस्ट 1, एक तरफ दे रखा है लिस्ट 2। ठीक है, इसमें दे रखा है जो भी वंश शासन में थे, और दूसरी तरफ दे रखा है कि इनके शासन काल में क्या ये जो प्रचलित मुद्राएं थी ये क्या ये चलती थी। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी, सातवाहन में गोल्ड नहीं चलता था। सातवाहन में अगर गोल्ड नहीं चलता था तो चलता क्या था? कौन से सिक्कों का प्रयोग किया जाता था? तो आप नोट कर सकते हैं, चांदी के सिक्के प्रयोग किए जाते थे, तांबे के सिक्के प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, सीसा का भी उपयोग किया जाता था। फिर उसके बाद पोटॉन के जो सिक्के हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने सिक्के नहीं चलाए थे? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर 2 है। आंसर नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने भी सिक्के अपने नहीं चलाए थे और पल्लवों ने भी अपने सिक्के नहीं चलाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्रमाणित प्रमाण मिलता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख है, इसमें पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जो खारवेल जो थे, ये खारवेल
ये जो थे ये कलिंग के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये कलिंग के शासक थे, ठीक है। और इन्होंने इनके अध्ययन के बारे में, ये जो खारवेल जी हैं, इनके अध्ययन के बारे में कहाँ से पता चलता है? इनके अध्ययन का जो प्रामाणिक स्रोत है ना, वो हाथी गुफा अभिलेख से ही मिलता है। और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, ये है कहाँ पर? ये उदयगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ना, उदयगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये अभिलेख मौजूद था, ठीक है। इस अभिलेख के अनुसार ये जो खारवेल जी जो थे, ये कौन से वंश से बिलोंग करते थे? इनके वंश का नाम था महामेघवाहन वंश। महामेघवाहन वंश। इनके वंश को एक और नाम से जाना जाता था, चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता था। चेदी वंश के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है। और इस अभिलेख में और क्या क्या देखने को मिला है? इस अभिलेख में खारवेल जो महाराजा थे, जो शासक थे, इनके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आप नोट कर सकते हो। जो पहली चीज़ इनके बारे में बताई गई है कि खारवेल जी जो थे, ये 15 वर्ष की आयु में ये युवराज बन गए थे, ठीक है। और 24 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली थी। तो पहला ये पता चलता है। दूसरा, इस अभिलेख से ये पता चलता है कि खारवेल जो ये शासक थे, इन्होंने ही जो कलिंग नगर है इसको अच्छे से बसाया था। पहले बिगड़ चुका था, बाद में इन्होंने ही बहुत अच्छा बनवाया था। तीसरा क्या पता चलता है हाथी गुफा अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख से ये भी पता चलता है कि ये जो खारवेल जो शासक थे, इन्होंने उस समय एक नगर हुआ करता था, मुसिक नगर पर भी आक्रमण इन्होंने किया था। और चौथा क्या पता चलता है इससे? ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। चौथा पता ये चलता है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला है जिस शिलालेख में, उस शिलालेख में भी इन्होंने ही ये चीज़ करवाया था, खारवेल ने ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला कथन बोल रहा है कि भारत में पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पाषाण युग के बारे में पूछ रहा है और 3 कथन इसने दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता था। तो हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है, विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के कोई क्षेत्रीय विविधता नहीं थी। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन बोल रहा है, विभिन्न युगों की पाषाण युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में एक अमिश्रित, एक रेखीय ढंग से एक समान वितरित हुई। तो ये भी बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये भी कथन है बिल्कुल गलत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जो एक वैज्ञानिक थे, कहाँ? ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था थॉमसन। उनका क्या नाम था? उनका नाम था थॉमसन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक जो काल था, इस काल को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट कौन कौन से थे? पहला पाषाण काल में विभाजित किया था, दूसरा जो था वो कांस्य युग में विभाजित किया था, और जो तीसरा था वो लौह युग में विभाजित किया था। तो आपको पता चल गया, थॉमसन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया था। पाषाण नाम दिया, कांस्य युग नाम दिया, लौह युग नाम दिया। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। उसके बाद कई और लोग आए जिन्होंने इस काल को और भी भागों में विभाजित किया। तो जो बहुत फेमस हुआ उसमें नाम क्या क्या है? उसमें से जो पहला नाम है वो निम्न पुरा पाषाण काल है। निम्न पूरा पाषाण काल, इसको नोट करते जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा तो आपको नोट कर लेना है। वो निम्न पुरा पाषाण काल पहला काल हो गया। दूसरा काल कौन सा है? दूसरा काल हो गया मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल हो गया, ये हो गया दूसरा पाषाण काल। तीसरा हो गया उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। और चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये जो चौथे को छोड़ के इन तीनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा, आप उसको नोट करते जाना, ठीक है। जो पहला नंबर आता है निम्न पुरा पाषाण काल में। निम्न पुरा पाषाण काल में कुछ चीज़ों के बारे में आप नोट करिएगा। देखो, निम्न पुरा पाषाण काल में दो भारत एक तरीके से, एक था उत्तर भारत, एक था दक्षिण भारत। उत्तर भारत में 2 तरीके की संस्कृति बहुत फेमस थी। कौन कौन सी? एक सोहन संस्कृति थी, एक सोहन संस्कृति बहुत फेमस थी, और एक बेलन संस्कृति बहुत फेमस थी।
दो संस्कृति बहुत फेमस थी और इन दोनों स्थान से कई चीज़ें मतलब जब खुदाई की गई तो कई चीज़ें मिली और उनमें से कुछ चीज़ों के नाम आप नोट कर सकते हैं। एक पेबुल वहाँ से मिला, पेबुल के बाद बोल्डर कांग्लोमेरेंट भी वहाँ से मिला, चापर जैसे वहाँ पे मिला और यहाँ पर कोर उपकरण भी मिला। कौन सा? कोर उपकरण भी यहाँ से मिला। अब ये हो गया उत्तर भारत के बारे में। दक्षिण भारत के बारे में भी आप नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत में ना जैसे यहाँ पे सोहन संस्कृति और बेलन संस्कृति देखने को मिली थी, वैसे दक्षिण भारत में हैंड एक्स परंपरा देखने को मिली। हैंड एक्स परंपरा जो है वो दक्षिण भारत में देखने को मिली। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे काल में। दूसरा काल कौन सा था? दूसरा काल था मध्यपुरा पाषाण काल। और मध्यपुरा पाषाण काल में फलकों की बहुत ज़्यादा अधिकता थी। किसकी? फलकों की बहुत ज़्यादा अधिकता थी। इस वजह से मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आते हैं लास्ट वाले में। लास्ट वाले का नाम क्या था? उच्च पुरा पाषाण काल। और उच्च पुरा पाषाण काल में आप नोट कर लीजिएगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के प्रयोग का देखने को मिलता है और उसका नाम है ब्लेड। उसका नाम क्या है? ब्लेड। तो ब्लेड का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो कौन से काल में देखने को मिलता है? वो उच्च पुरा पाषाण काल में देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। सारे जितने भी फैक्ट मैं बताते जा रहा हूँ आप कॉपी बनाते जाइए, उस पर नोट करते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया ना। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? मैंने बताया था किस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता था। मैंने बताया था मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को ही फलक संस्कृति कहा जाता था। फलक संस्कृति क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस समय फलकों की अधिकता के कारण, इसलिए इसको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मैंने शुरुआत में बताया था। कौन थे वो? थॉमसन थे। इंपॉर्टेंट है, आ गया ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पुरा पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ठीक है। कथन ध्यान से पढ़िए। पहला कथन बोल रहा है वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। कहीं उल्लेख मैंने नहीं बताया इसके बारे में। दूसरा बोल रहा है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। यही मैंने बताया था। दूसरा वह पशुपालक था। नहीं बताया गया। वह लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था। ये भी नहीं बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि इनको सही कालानुक्रम मतलब सही अरेंज करना है, सही कालानुक्रम में। ठीक है। चलिए इसको कालानुक्रम में, कालक्रम में सही अरेंज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए जाएं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। एक नदी है सोन नदी है। ठीक है। सोन नदी की जो घाटी होगी उसको सोन घाटी नदी कहा जाएगा। सोन घाटी में सबसे पहले 1963 में क्या हुआ था? 1963 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था निसार अहमद। जिनका नाम था निसार अहमद। उन्होंने क्या किया था? सोन घाटी से इन्होंने 35 पुरा स्थलों के बारे में और उपकरणों के बारे में खोज की थी। सब टाइम पीरियड नोट करते चलिएगा। 1963 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था निसार अहमद। इन्होंने सोन नदी की घाटी से 35 पुरा स्थलों और उपकरणों की खोज की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1975 से लेकर 77 तक एक और आर्कियोलॉजिस्ट आए। वो उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोवर्धन राय शर्मा। गोवर्धन राय शर्मा। और इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने एक दो दोस्त इनके साथ थे। उनका नाम क्या था? जेडी क्लार्क एक थे। उनके साथ मिलके इन्होंने 35 की खोज की थी। तो इन्होंने मिलके 300 पुरा स्थलों की खोज कर दी। कितने पुरा स्थलों की खोज कर दी? 300 पुरा स्थलों की खोज कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर और टाइम बीता। इसके बाद दो और जो बाहर विदेशों से आए थे आर्कियोलॉजिस्ट, दो और आर्कियोलॉजिस्ट आए। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था मार्टिन विलियम्स। जिनका नाम था मार्टिन विलियम्स। और एक और थे जिनका नाम था कीथ रॉयस। कीथ रॉयस। ये दोनों आए आर्कियोलॉजिस्ट। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 300 से भी ज़्यादा
और जमाव के बारे में खोज कर लिया। और जो इन्होंने जमाव के बारे में खोज किया था ना, यही 4 जमाव उन्होंने दे रखे हैं। देखो इसका तो टाइम पीरियड तो पता नहीं चलेगा कि 1963 हुआ था कि 1964, तो जिस हिसाब से ये खोज करते चले गए उसी हिसाब से ये मतलब इसका टाइम पीरियड होता चला गया। तो टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले जो इन्होंने खोज करी थी वो सिहावल जमाव के बारे में खोज किया था। दूसरे नंबर पे जो खोज किया था वो पटवरा जमाव के बारे में खोज किया था। तीसरे नंबर पे जो खोज किया था वो बाघोर जमाव के बारे में खोज किया था। और जो चौथे नंबर पे खोज किया था वो खेतम्भी जमाव के बारे में खोज किया था। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन है सिहावल एक पुरा स्थल है। कहाँ का पुरा स्थल है, मैंने पहले भी बताया है। जो चीज़ मैं बताता हूँ ध्यान से सुनते चलिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का ही एक साइट है जिसका नाम है सिहावल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है वो किस स्थान से मिला है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, हथनौरा से मिला है, सबसे प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो दे रखा है हथनौरा, ये कहाँ पर है भाई। ये जो है इसकी जो लोकेशन है आप नोट कर सकते हो। इसकी जो लोकेशन है ये है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ है, मध्य प्रदेश में भी एक ज़िला है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है होशंगाबाद। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद में मतलब पहले मध्य प्रदेश राज्य में जाओगे, फिर होशंगाबाद ज़िले में जाओगे, फिर होशंगाबाद ज़िले के बारे में आप हथनौरा में जाओगे तो आपको ये साइट मिल जाएगी। ठीक है, और इस साइट के बगल में ये जो साइट है, ये साइट स्थित कहाँ पर है, ये कौन सी घाटी में स्थित है, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। ये मध्य नर्मदा घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य नर्मदा घाटी में ये स्थित है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्या नोट कर सकते हैं इसमें और ये नोट कर सकते हैं, ये जो चीज़ मैंने बताई हथनौरा के बारे में जो बताया, इसकी खोज किन्होंने की, इसके बारे में भी जान जाइए। तो इसकी जो खोज थी, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे अरुण सोनकिया जो थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में खोज करके लोगों को बताया। और इस पूरा स्थल से मिला क्या, इस पूरा स्थल से जो मानव की एक जो खोपड़ी का जीवाश्म जो है वो इस स्थान से मिला था। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हथनौरा जो साइट है, आर्कियोलॉजिस्ट जो साइट है, वहाँ से क्या कौन सा जीवाश्म मिला था, तो वहाँ पे मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला था। और कुछ विद्वानों ने इसे क्या नाम दिया, कुछ विद्वानों ने इसे विकसित होमो सैपियंस का नाम दिया। कुछ विद्वानों ने इसे विकसित होमो सैपियंस का नाम दिया था, होमो सैपियंस का नाम दिया था। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक और नाम से इसको जाना जाता था, इसको नर्मदा मैन के भी नाम से जाना जाता था, नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता था। तो काफ़ी फैक्ट मैंने बता दिए, सब याद रखना है। हथनौरा ज़िले से ही जो नर्मदा मैन है उसके जीवाश्म मिले हैं, उसको विकसित होमो सैपियंस भी कहा जाता था। मानव की एक विशाल खोपड़ी भी मिली है यहाँ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ये कौन सी नदी घाटी है, ये नर्मदा घाटी है। और ये कौन सी जगह है, तो पिछले था हथनौरा जगह है। हथनौरा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और ये जो यहाँ पे जिस आदमी का जो मतलब जो सर मिला है, खोपड़ी जो मिली है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको नर्मदा मैन और विकसित होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोल रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो आप खुद सोच के बताइए, पहला नीलगिरी नहीं है, फिर शिवालिक नहीं है, नल्लामाला नहीं है, तो नर्मदा घाटी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, नर्मदा घाटी में मिला है सबसे पहला प्रमाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रिसफुट कौन थे। तो इसका जो आंसर है, इसके दो आंसर हैं, ये जियोलॉजिस्ट भी थे और ये हिस्टोरियन भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए और आंसर नंबर डी। ठीक है, और भारत में जो प्रथम
पूरा पाषाणिक उपकरण की जो इन्होंने खोज की थी, तो वो जो कहाँ पर खोज की थी ये भी आप जान जाइए। तो इन्होंने जो खोज की थी वो मद्रास में खोज की थी। मद्रास में भी कहाँ, मद्रास के निकट एक स्थान है जिसका नाम है पल्लवरम। जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है पल्लवरम नामक स्थान, वहाँ पर इन्होंने इसकी खोज की थी। और उसका नाम क्या था, इसके पहले नाम बताया जा चुका है, ध्यान करिए। उसका नाम है हैंड एक्स। उसका नाम है हैंड एक्स। क्या पता चला इससे, इससे ये पता चला कि 1863 में मद्रास के पास एक स्थान है जिसका नाम है पल्लवरम। पल्लवरम में एक प्रकार का उपकरण खोज किया था। किन्होंने खोज किया था, प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज किन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसकी खोज की थी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे ना, इनकी खोज के कारण ही इन्हें भारत का प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या माना जाता है, नोट कर लीजिएगा, प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इनको संस्थापक माना जाता है भारत के, वर्ल्ड के मत कर दीजिएगा, ये भारत के, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, अगर प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक इनको माना जाता है तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिए। एक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इनको भारत पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है, जनक कहा जाता है। क्यों इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि ये जो भारतीय इंडिया आर्कियोलॉजिस्ट जो इंस्टीट्यूट जो बना था, उसके जो प्रथम महानिदेशक थे वही थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो प्रथम महानिदेशक थे, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए फिर से उन्हीं से रिलेटेड आ गया, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कौन था, मैंने बताया था हैंड एक्स था। रॉबर्ट ब्रूस फूट प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। इनको ये बोल रहे हैं कि ये कब मिला था, तो मैंने बताया था ये कब मिला था, ये मिला था 1863 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो मैंने बताया है ये कौन है, ये रॉबर्ट ब्रूस फूट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इतनी बात क्लियर हो गई। क्यों इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण जो विभाग बना था, उसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो यही थे, इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक इन्हें कहा जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर डी, बेलन घाटी से वो जो प्रतिमा है वो मिली है। अब आपके दिमाग में आएगा बेलन घाटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है इलाहाबाद या इलाहाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है प्रयागराज। तो इलाहाबाद या प्रयागराज मतलब ज़िले में एक तहसील है जिसका नाम है मेजा तहसील। क्या है, जिसका नाम है मेजा तहसील। मेजा तहसील में ये जो बेलन घाटी है वो वहाँ पर ये मिली थी। और इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये जो प्रतिमा माता देवी जी की जो प्रतिमा मिली है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको हारपून नाम से और भी जाना जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, हारपून के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, किनकी गणना नहीं की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, शक की जो गणना है उनकी नहीं की जाती है। तो जो हिमालय के जो प्रागैतिहासिक जाति में जो शक जाति की जो गणना अगर इनकी नहीं की जाती थी तो गणना तो वहाँ पर कौन सी जातियाँ निवास करती थी, तो आप नोट कर सकते हो। और जो इनका उल्लेख है ना, वो उल्लेख जो है वायु पुराण, जो मैंने 18 पुराण बताए थे ना, तो उसमें से एक वायु पुराण था, तो वायु पुराण में ही इसका उल्लेख है। वायु पुराण में क्या उल्लेख है कि जो हिमालय की जो कुमाऊँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती थीं, तो आप नोट कर सकते हो। वहाँ पे एक जनजाति थी किरात जनजाति,
ठीक है। किरात जनजाति के बाद एक किन्नर जनजाति है, किन्नर के बाद यक्ष है, यक्ष के बाद गंधर्व है, गंधर्व के बाद विद्याधर है, विद्याधर के बाद जो नाग है, ये सब कहाँ पर ये सब जातियाँ जो है वो वहीं पर निवास करती थी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? कहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, बागोर में इसका मतलब जो प्रमाण है पशुपालन के बागोर में मिलते हैं। और ये जो पशुपालन के जो प्रमाण है ना वो मिलते कहाँ कहाँ पर है, अब नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके जो प्रमाण है ना मध्य पाषाण काल में 2 जगह से मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? एक मध्य प्रदेश से मिलते हैं, देखिए शॉर्टकट में नाम लिख रहे हैं, एक मध्य प्रदेश में मिलते हैं और दूसरा राजस्थान में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, वहाँ पे मिले हैं। और राजस्थान में एक जगह है बागौर जिला, कौन सा है? बागौर जिला, वहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो इस काल में ना पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वहाँ पे मिले हैं। और ये जो मध्य पाषाण काल है इसका जो प्रारंभ है वो कब माना जाता है? इसका जो प्रारंभ है वो 10,000 से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि ये जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में अगर ये पूछ लिया जाए कि मानव के अस्थिपंजर का जो सबसे पहला अवशेष है मध्य पाषाण काल का वो कहाँ पर मिला था, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। वो भी मिला था कहाँ पर? वो मिला था प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कहाँ पर है? प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश में। इतनी बात समझ में आ गई? प्रतापगढ़ में भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे मिला था? तो वहाँ पर एक स्थान है सराय नाहर राय और महदहा स्थान है, वहाँ से इसका पूरा का पूरा जो अवशेष हैं वो मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पहले बताया जा चुका है, इसका जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल में माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन था? तो वह स्थान कौन सा था? मैंने बताया था आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आदमगढ़ में वो मिला। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, ये देखिए आ गया ना, सराय नाहर राय और महदहा किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? ये नदी घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से इसका संबंध है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और नोट कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है? देखिए मैंने अभी बताया था ये जो सराय नाहर राय और जो मदहा है ना ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। और ये मिला कहाँ पर है? ये और ये दोनों कहाँ से मिले हैं? दोनों मिले हैं मध्य प्रदेश से। प्रतापगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, ये प्रतापगढ़ जिले में मिले हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले में मिले हैं। और सबसे पहले ये जो सराय नाहर है ना, सराय नाहर, इसकी खोज किन्होंने की थी? इसकी खोज की थी इसकी जो खोज थी, इसकी खोज की थी केसी ओझा ने इसकी खोज की थी। किन्होंने खोज की थी? केसी ओझा ने सराय नाहर राय की खोज की थी। और कब इसकी खोज की थी? 1969 में इसकी खोज की थी। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसकी लोकेशन आपको मैंने बता दिया, प्रतापगढ़ जिले में है। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था महदहा, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लाल बिहारी पांडे जी ने। किसने की थी? लाल बिहारी पांडे जी ने किसकी खोज की थी? महदहा नामक स्थान की खोज की थी। ये भी कहाँ पर है? ये भी प्रतापगढ़ में है, ठीक है। अब एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये जो सराय नाहर राय है यहाँ से क्या क्या मिला है आप वो भी नोट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से जो 14 जो एक तरीके से डेड बॉडी है ना, 14 डेड बॉडी मिली हैं और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, ठीक है। और एक समाधि भी ऐसी मिली है जहाँ पर एक साथ 4-4 मानवों को लिटाया गया था, मतलब एक साथ 4-4 लोगों को दफना दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसमें आते हैं कौन सा? महदहा में। महदहा में क्या क्या मिला था ये भी आप नोट कर लीजिएगा। महदहा से भी मतलब युग्मित समाधियों का मतलब ये है कि 2 पेयर में, जैसे पति पत्नी, लड़के लड़की, इस तरीके से जो वो होता है ना युग्मित समाधि को वहाँ पे मिले हैं। युग्मित समाधि के अलावा वेद स्थल के साक्ष्य भी जो है वो भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अगर ये भी डिटेल्ड में पूछ लिया जाए कि सराय नाहर राय और जो महदहा है यहाँ से और क्या
क्या क्या मिला है, तो यहाँ से हड्डी और श्रृंग के आभूषण, ये भी पूछा जाता है। हड्डी और श्रृंग के आभूषण जो है ना वो भी यहाँ से मिले हैं। श्रृंग के जो आभूषण कौन है, श्रृंग के आभूषण में भी कौन से आते हैं, श्रृंग के आभूषण में कुंडल आते हैं, मुद्रिकाएँ आती हैं, ठीक है। अगर ये जो महदहा है इससे अगर 5 किलोमीटर और दूर जाओगे, किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में जाओगे, तो महदहा से अलावा एक जगह और मिलती है जिसका नाम है दमदमा। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दमदमा, ठीक है। दमदमा में क्या मिला है, और दमदमा की जो खोज हुई थी, दमदमा की जो खुदाई की गई थी वो 1982 से 1987 के बीच की गई थी, ठीक है। और दमदमा में क्या मिला है, दमदमा में टोटल 41 लोगों का जो डेड बॉडी है, कंकाल जो है, डेड बॉडी नहीं सॉरी कंकाल बोलना सही रहेगा, 41 लोगों के जो कंकाल हैं वो मिले हैं, ठीक है। और 41 लोगों के कंकाल में 35 ऐसे कंकाल हैं जो अकेले मतलब उसमें कब्र में थे, मतलब लेटे गए थे, ठीक है। और 5 जो मतलब एक तरीके से कंकाल हैं वो 2-2 एक साथ लोगों के मिले हैं, ठीक है। और एक जो कंकाल है उसमें से 3 लोगों को एक साथ लिटाया गया था। 35 में सिंगल लोगों का मिला, 5 में डबल लोगों को मिला, और एक ऐसा मिला जिसमें 3 लोग एक साथ थे। इतनी बात क्लियर हो गई। ये पूरा का पूरा फैक्ट है, आप याद रखिएगा, इसको मैंने कहानी की तरह आपको बता दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया है मददहा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। देखिए 3 बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। तो आप क्या बताओगे, मैंने बताया था ना, ये जो था ना, क्या था, महदहा था। महदहा से कुछ किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर गए उत्तर पश्चिम दिशा में, तब एक जगह मिली थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था दमदमा। दमदमा से क्या मिला था, 41 लोगों की जो है वो कंकाल मिले थे। 41 लोगों में से 35 जो लोग थे वो सिंगल दफनाए गए थे, मतलब सिंगल्स कंकाल मिले हैं। 5 लोगों के युग्मित मिले हैं, मतलब डबल में मिले हैं। और एक में क्या मिला था, उसमें 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, दमदमा। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, चौपानी मांडव से मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण मिला है। अब आप सोचेंगे कि ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन कहाँ पर स्थित है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक तहसील है जिसका नाम है मेजा तहसील, और मेजा तहसील में एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बूढ़ी बेलन। उसका नाम क्या है, बूढ़ी बेलन। बूढ़ी बेलन एक नदी है जिसके बाएं तट पर क्या स्थित है, जिसके बाएं तट पर ये चौपानी मांडो स्थित है। ये जो साइट है, आर्कियोलॉजिस्ट जो साइट है, इसकी खोज कब और किसने की थी, तो आप ये भी नोट कर सकते हो। इसकी खोज 1967 में हुई थी, और खोज किन्होंने की थी, खोज एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं वीडी मिश्रा। क्या नाम है उनका, वीडी मिश्र जो हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन हो गया, ओके। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है विघ्न क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो मानव कंकाल मिले हैं वो मिले हैं लेखिया से। कहाँ से मिले हैं, लेखिया से मिले हैं। अब आपके दिमाग में आएगा लेखिया स्थित कहाँ पर है, लेखिया स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, सबको नाम पता ही होगा, एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर से ये जो सर्वाधिक मानव कंकाल पाए गए। बोला कितना जाता है, बोला ये जाता है कि यहाँ से टोटल 17 मानव के कंकाल मिले हैं। लेकिन ये बात जो है ब्रिटिश के एक आर्कियोलॉजिस्ट है वो ठुकरा देते हैं, वो बोलते हैं कि 17 मानव के कंकाल नहीं मिले हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉन आर लूकस। जॉन आर लूकस जो हैं ये बोलते हैं कि 17 मानव के कंकाल नहीं मिले हैं भाई, यहाँ से 27 मानव के कंकाल मिले हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये भी बात सही हो सकता है वो भी बात सही हो, ओके। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है
भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी, भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये जो भीमबेटका है इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन जिला। कहाँ पर? रायसेन एक जिला है। रायसेन जिले में भीमबेटका एक नामक पूरा स्थल है जहाँ से गुफाओं और शिलाश्रयों के लिए ये बिल्कुल प्रसिद्ध है। जैसे ही आप जाओगे ना ये वाले ज़िले में, रायसेन ज़िले में मध्य प्रदेश में, बोलोगे आर्कियोलॉजी साइट पे ले जाओ तो वो ले जाके छोड़ देगा। और एक जगह नहीं है, काफ़ी जगह पे है, ठीक है। और इनकी संख्या जो यहाँ पर बताई जाती है, इनकी संख्या टोटल कितनी है? मतलब ये जो चित्रों की संख्या जो मिली है वो संख्या कितनी है? वो संख्या है लगभग 500 के करीब है। कितनी है? 500 की संख्या है, ठीक है। और ये जो भीमबेटका के जो अधिकांश शिलाश्रय हैं इसमें मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरावशेष और उसके समकालीन चित्रकला के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और एक और आप मतलब फैक्ट याद कर सकते हैं। फैक्ट क्या है? भीमबेटका की खोज कब हुई थी और किन्होंने की थी? तो भीमबेटका की जो खोज है वो 1957-58 में की थी। किन्होंने की थी? तो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है विष्णु श्रीधर वाकंकर जो है, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। कौन इसके मतलब खोज करता है? विष्णु श्रीधर वाकंकर। आज के आखिरी प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आखिरी प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरावेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट नाम क्या है? आंसर नंबर सी, वी.एस. वाकंकर जो हैं इन्होंने इसकी खोज की थी। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। तो जो ये सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? अगर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।